नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज के ज़माने में हमारे किसान भाइयों ने खेती बाड़ी के तौर तरीके बदल दिए हैं। पहले का ज़माना था, लोग हल से खेती करते थे, बैलों से खेती करते थे, उसमें समय लगता था, धन का भी व्यय ज़्यादा होता था, श्रम भी ज़्यादा लगता था। पर अब समय बदल गया है। उन्नत कृषि यंत्रों के व्यापक प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। किसान भाइयों, इससे हमारे किसानों को समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और श्रम की बचत होती है। ये उन्नत कृषि यंत्र कहाँ से बनते हैं, ये आपके मन में ज़रूर जिज्ञासा होती होगी। इनकी देखरेख कहाँ होती है? तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के भारत में एक नवीवाग बैरसिया रोड है, वहाँ पर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है। उनके निदेशक भोपाल में हैं, उसके निदेशक हमारे बीच में हैं। हम उनसे आपके लिए कुछ प्रश्न करेंगे। पर एक हमारे बीच में आपके बीच के किसान हैं खुरई से भगवान सिंह जी ठाकुर, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और CR मेहता साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। सर्वप्रथम मैं मेहता साहब आपसे यही जानना चाहूँगा कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा संस्थान 1976 में स्थापित हुआ था। तब से हमारे संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि कृषि उत्पादन व खाद्य प्रसंस्करण में जो जो नई नई मशीनों की ज़रूरत होती है उसके पर अनुसंधान करना। जी जी। अनुसंधान के साथ साथ और क्या कार्य होता है? अनुसंधान के अतिरिक्त हमारे संस्थान में किसानों के लिए ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं समय समय से। जैसे हमने कुछ नए उपकरण विकसित किए, उनको कैसे ढंग से ऑपरेट करना है, कैसे उससे बेटर आउटपुट ले सकते हैं, उस पर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। उसके अतिरिक्त हम पूरे देश के जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके लिए भी कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित नए नए विषयों पर ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि आजकल अपन बात करते हैं कि सेंसर का, ऑटोमेशन और ड्रोन का उपयोग की बात कर रहे हैं, उसी दिशा में भी हमारा संस्थान ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है। जी जी। किसान भाइयों, मेहता साहब ने एक महत्वपूर्ण बात बताई। ड्रोन एक नई तकनीक है, उसके बारे में उनसे विस्तार से जानेंगे। पर पहले भगवान सिंह जी से जान लें। भगवान सिंह जी, आप एक सफल किसान हैं और सागर के पास एक खुरई क्षेत्र के गांव के आप रहने वाले हैं। तो आप बताइए कि उन्नत कृषि यंत्रों के न होने के पहले क्या दिक्कत थी, उससे क्या फ़ायदा हुआ? पहले उन्नत कृषि यंत्र जब नहीं थे तो बैलों से खेती होती थी। बैलों के लिए पड़त ज़मीन छोड़ना पड़ती थी। रात में उनको जब चराने जाते थे तब सुबह उनको जोत पाते थे और 1 एकड़ में काफ़ी समय जोतने में लगता था। किसान को 1 एकड़ जोतने बखरने में कई किलोमीटर चलना पड़ता था, जिससे शारीरिक श्रम किसान का बहुत ज़्यादा था, समय बहुत बर्बाद होता था। और औजारों से, जिस ढंग से पुराने औजार थे जो बैलों से चलने वाले थे, उनसे खेती उन्नत नहीं की जा सकती थी। क्यों कि उनमें टूट फूट बहुत होती थी और किसान उसमें बहुत डिस्टर्ब होता था और जैसी वो खेती करना चाहता था वैसी नहीं हो पाती थी। कृषि यंत्रों के आने से कृषि में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। कम समय में कम लागत में किसानों को कृषि यंत्रों से बहुत लाभ हुआ। आपके पास कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्र हैं, जैसे हकाई के लिए, जुताई के लिए, निदाई हमारे के लिए? पास 3 ट्रैक्टर हैं। स्वराज 35 है, मैसी 35 है और मैसी फर्गूसन 25 भी है और फार्म टेक भी है एक ट्रैक्टर जो अभी लिया है। पूर्व से 3 रोटावेटर है, सीड ड्रिल है, प्लाऊ है, लेबलर है। ये सभी जो भी ट्रैक्टर से चलने वाले औजार हैं वो हम सभी रखते हैं। थ्रेसर है जी। खेती में जो विशेष उपयोगी है। अब चूंकि बीना परियोजना से डैम बन रहा है, उससे अब सिंचाई होने वाली है। अंडरग्राउंड जो कैनाल है, नहर का काम चल रहा है। जब परियोजना पूर्ण रूप से फलीभूत होगी तो हम धान का रकबा किसान बढ़ाएंगे और उसके लिए अभी से हमने ज़मीन का समतलीकरण, छोटे छोटे खेतों को बनाना प्रारंभ कर दिया। जी मेहता साहब, वर्तमान खरीफ मौसम चल रहा है, तो जाहिर है कि सोयाबीन और धान की हम बात करें तो सोयाबीन धान के लिए कौन कौन से उन्नति कृषि यंत्रों की आप तैयारी कर रहे हैं या हैं? अभी जैसे ठाकुर साहब बता रहे थे कि धान का खेत का समतलीकरण, वो करने से क्या होता है कि आपकी 20 से 25% पानी तक की भी बचत हो जाती है। तो उसके लिए एक तो लेजर गाइडेड लेवलर डेवलप हुआ था, तो आजकल तो वो कॉमर्शियल लेवल पर अवेलेबल है और उसको आजकल किसान भाई कस्टम हायरिंग पर भी उपयोग में ला रहे हैं।
दूसरा धान को रोपाई करने के लिए खास तौर से उसकी सीडलिंग की अभी तक क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेबर लगती है, वो हाथ से करती है। तो उसमें 1 हेक्टेयर को कवर करने में करीब 1 लाख बार उसको उंगली उसमें मिट्टी में डालनी पड़ती है। तो अब उसके लिए ट्रांसप्लांटर भी विकसित हो गए हैं, जिसमें स्वचालित एक तो उसके पीछे चल के ट्रांसप्लांटिंग करता है, एक है आप उसकी सीट पर बैठ के भी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो वो विकसित हो गए हैं और कॉमर्शियली भी वो अवेलेबल हैं। आजकल वो कस्टमाइजिंग सेंटर्स उसको प्रोवाइड भी कर रहे हैं किसानों को, जिससे कि वो अपना काम कम समय में और अधिक दक्षता से कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं CIAE के डायरेक्टर CR मेहता साहब और भगवान सिंह जी ठाकुर साहब हैं। आइए उनसे फिर चर्चा करते हैं। बात निंदाई गुड़ाई की करें तो ये बड़ी समस्या है गांव में कि कचरा इत्यादि होता है। तो निंदाई गुड़ाई के लिए छोटे से छोटे कृषि यंत्र भी आप विकसित कर रहे होंगे, उनके बारे में बताएं। जी, जैसे कि धान की अपन बात कर रहे थे अभी, तो धान में क्या होता है कि निदाई गुड़ाई के लिए एक कोनो वीडर बनाया गया है, जो को आदमी को उसको धक्का दे के पुश एंड पुल करके उसको ऑपरेट करता है फील्ड में। और उससे और थोड़ा बड़ी साइज़ का 2 रो SRI पावर वीडर भी डेवलप हो गया है, वो भी कॉमर्शियली अवेलेबल है। उससे आप धान में निदाई गुड़ाई का काम अच्छे से कर सकते हैं। और अभी तो यहाँ तक कि एक हमारे ही सेंटर ने जो अपना ट्रांसप्लांटर होता है उसका ट्रांसप्लांटिंग अटैचमेंट को अलग करके उसके पीछे एक वीडर भी लगा सकते हैं और सेम ट्रांसप्लांटर वीडिंग के काम में मतलब आप आ सकता है। तो वो भी विकसित किया है, अभी वो कॉमर्शियलाइज नहीं हुआ है। हम देखते हैं गांव में हमारी जो माता बहनें हैं अपने हाथ से निदाई गुड़ाई करती है। क्या आपका संस्थान उनके लिए भी कोई छोटे छोटे यंत्र हाथ से जो निदाई गुड़ाई करते हैं डेवलप कर रही है? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि हमारा संस्थान 1976 में स्थापित हुआ था। जब हमारा संस्थान स्थापित हुआ था तब उस समय उन्नत हाथ से ऑपरेट करने वाले भी टूल्स वगैरह नहीं थे। तो उस समय हमारा प्रयास था कि उन्नत टूल्स विकसित करें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कोनो वीडर का एग्जांपल दे रहा था। तो उस समय क्या होता था कि मैनुअल और एनिमल ऑपरेटेड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट हम विकसित करते थे। लेकिन अब जैसे हमारे ठाकुर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया कि किसान भी अपना काम जल्दी से करना चाहते हैं, समय से करना चाहते हैं, जिससे कि उसकी एक तो लागत कम हो, दूसरा उसकी जो खेत में ड्रजरी इन्वॉल्व है काम करने में वो भी कम हो जाए। तो उसके लिए आजकल हम ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीनों का विकास कर रहे हैं, उनको कॉमर्शलाइज भी कर रहे हैं। जैसे कि ठाकुर साहब ने थोड़ी देर पहले ही बताया कि उनके पास भी ज़्यादातर जो भी उपकरण है, मशीनरी है, वो सब ट्रैक्टर ऑपरेटेड है। और आजकल तो ऑटोमेटिक मशीनरी पर भी हम लोग ना काम करना शुरू कर दिया है। कुछ ही सालों में आशा है कि उनको भी आप फील्ड में देखेंगे। जी मेहता जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उनकी अहम भूमिका होती है किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो क्या आपके संस्थान में भी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है तो उसका क्या कार्य है? जी, हमारे संस्थान में भी कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल है, जो कि हमारे संस्थान में ही स्थित है। और वो काम करता है भोपाल ज़िले से रिलेटेड किसानों की किसी भी प्रकार, जैसे कोई कौन सी वैरायटी धान में लगानी है, सोयाबीन में लगानी है, किस समय कौन सा ऑपरेशंस करना है। यहाँ तक कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो मशीनरीकरण पर ज़्यादा फोकस करता है। आजकल क्या होता है कि किसानों को काम करने के लिए मजदूरों की उपलब्धता दिन ब दिन कम होती जा रही है, या उपलब्ध भी होते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि हमारा काम मशीनों से हो जाए और कम समय में हो जाए और कम लागत पर हो जाए। तो उस दिशा में भी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, उनको जाकर ट्रेनिंग देता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी उनके फील्ड पर करता है। तो इस प्रकार के काम में हमारा KVK लगा हुआ है। जी जी। तो इसके लिए आप क्या जिला स्तर के किसानों को बुलाते हैं या फिर बाहर के किसानों को भी बुलाते हैं? इन जनरल जैसे कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल की बात करें तो उसका मैंडेट भोपाल जिला है।
लेकिन हमारा संस्थान क्या है, पूरे देश के किसानों की ज़रूरत को भी एड्रेस करता है। तो उसके लिए हम दूसरे राज्यों के भी किसानों को के लिए भी समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हमारे पास एक बिहार से भी कुछ किसानों के लिए ट्रेनिंग का रिक्वेस्ट आया हुआ, उसको भी हम अगले महीने करने वाले हैं। तो हम दूसरे राज्यों के लिए भी करते हैं, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य भोपाल जिले के लिए। भगवान सिंह जी, आपका क्षेत्र तो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, तो जल संरक्षण के लिए आपके गांव में कोई काम हुआ है? अगर हुआ है तो बताएं। जल संरक्षण में हमारा गांव एक मॉडल गांव के रूप में जाना जाता है। हाँ। और वहाँ पर 20-22 तालाब हम लोगों ने बनाए। बलराम तालाब जिनको नाम दिया गया था, मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग ने 22 लोगों को 80-80 हज़ार रुपया सब्सिडी दी। और उन्हीं बलराम तालाबों की देन है कि हमारा गांव एक बहुत विकसित हुआ और लोग बड़े संपन्न हुए। हमारे गांव में आरसीसी के बहुत सारे मकान बने उन तालाबों के बाद। एक एक मकान की कीमत 40 से 50 लाख रुपया गांव में है। अच्छा। एसी भी लगी हुई हैं, 32 ट्रैक्टर गांव में हैं। अच्छा। और बहुत संपन्न गांव है और एक मॉडल गांव के रूप में खुरई तहसील में जाना जाता है। जी जी। तो किसान भाइयों, अभी ठाकुर साहब की आपने बात सुनी। हमारे किसान जागरूकता के साथ साथ संपन्नता की ओर भी बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों ने बलराम तालाब के संबंध में बताया, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार की एक मंशा है कि गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे। इसलिए हर किसान के हर खेत में बलराम तालाब बनाया गया है। खेत के एक कोने पर पूरे खेत का पानी उसमें इकट्ठा होता है, किसान उससे सिंचाई करता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो किसान की सिंचाई हो जाती है, दूसरा जल ग्रहण क्षमता, जो जल स्तर होता है भूमि का, वो बढ़ जाता है। इस खेत का बड़ा, पास के किसान का बड़ा, तीसरे किसान का बड़ा। ठाकुर साहब ये बता रहे हैं कि इनके गांव में हर खेत में ही है बलराम तालाब। और तो इससे जल संरक्षण तो हो ही रहा, भूमि की जल ग्रहण क्षमता भी बढ़ रही है। किसान भाइयों, इससे उत्पादन भी बढ़ता है। किसान को अगर समय पर खाद बीज और सिंचाई ना मिले तो खेती असंभव है, और ये समय पे अगर मिल जाए तो किसान, न केवल किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा बल्कि देश भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। मेहता साहब जी, अभी आपने बताया है कि बलराम तालाब के बारे में, क्या यह इन्हें बताया कि इनके गांव में इतने ट्रैक्टर हैं, 50-60 ट्रैक्टर, इनकी देखभाल भी ज़रूरी है ना? बिल्कुल। देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे? देखभाल, वैसे आपने ट्रैक्टर के लिए प्रश्न पूछा। ट्रैक्टर के लिए तो क्या होता है कि जब आप ट्रैक्टर खरीदते हैं उसके साथ एक ऑपरेटर्स मैनुअल भी मिलता है। उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको इंजन ऑयल कितने घंटे के चलाने के बाद बदलना है, लुब्रिकेशन ऑयल कितने घंटे के बाद बदलना है, फिल्टर कितने घंटे के बाद बदलना है। तो किसान भाइयों को भी उसी जैसा कि कंपनी ने बताया उसके हिसाब से उनको समय समय पर फिल्टर बदलना चाहिए, ऑयल बदलना चाहिए, जिससे कि उनका ट्रैक्टर लंबे समय तक अच्छे से काम कर सके। जी। क्या बरसात में कोई अतिरिक्त देखभाल की जाती है क्या? बस बरसात में वैसे अतिरिक्त तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको एक तो साइड में रख पाए तो बेटर है। दूसरा ग्रीसिंग वगैरह भी करें जिससे कि उस पर रस्टिंग वगैरह कम हो। जी जी, तो ये कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं CIAE के डायरेक्टर CR मेहता साहब और भगवान सिंह जी ठाकुर साहब हैं। आइए उनसे फिर चर्चा करते हैं। मेहता जी, हम देखते हैं कि अभी धान की मचाई किसान करते हैं और भी जैसे जुताई के लिए करते हैं, उसमें मिट्टी इत्यादि लगती है, तो क्या इनका असर पड़ता है? इसके लिए भी कोई देखभाल करना चाहिए किसानों को? जैसे धान के व्हील पहियों पर मिट्टी लग गई तो क्या ध्यान रखना चाहिए?
उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं ज़रूरत है। वैसे धान में तो धान तो क्या है कि वैसे भी पानी के अंदर ही रहता है, थोड़ा बहुत पानी का लेवल रहता है, तो उसके लिए एक लग व्हील टाइप पडलर्स आते हैं, तो उसको उपयोग किसान करते हैं जिससे कि वो धान का खेत अच्छे से तैयार हो जाए। नहीं, हम देखते हैं और जैसे उसके लिए फिर केज व्हील भी आते हैं, जो आप न्यूमेटिक टायर जो ट्रैक्टर के होते हैं उसके साथ एक लोहे के व्हील को भी लगा देते हैं, जिससे कि वो ढंग से उस काम को कर सके। जी, आपने लोहे की बात की, तो लोहे में बरसात में जंग इत्यादि लग जाए तो क्या सावधानी बरते हमारे किसान? उसके लिए वही है कि उसको पेंट कराए, पहले प्राइमर लगाए, फिर उसको पेंट करके रखें, तो उसमें फिर आपको जंग बंग की समस्या कम होती है। जी, और भी जो उन्नत कृषि यंत्र हैं उसकी देखभाल के लिए, जैसे बड़े किसान हैं तो हार्वेस्टर उनके लिए, तो बरसात में क्या सावधानी बरतें उसको? वैसे क्या है कि जैसे हार्वेस्टर हुए या आपके सीड ड्रिल है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, उनको आपको समय समय पर कैलिब्रेट भी करना चाहिए। कैलिब्रेट का मतलब ये है कि कितना आपको बीज डालना है उस खेत में, चाहे सोयाबीन बोना हो या कोई और क्रॉप बोनी हो, तो कितना बीज डालना है उसके हिसाब से आपको उसकी सेटिंग चेक करके पहले से कैलिब्रेट करना चाहिए। उससे क्या है कि आपकी बीज की बचत होगी, नहीं तो क्या है कि आजकल बीज बहुत लगता है। अब आप बताइए कि नौजवान किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवान किसानों के लिए यही मैं कहना चाहता हूँ कि गांव से कतराएं ना, गांव से भगे नहीं, रोजगार के चक्कर में शहरों को ना दौड़ें। गांव में डेयरी, लो इनपुट टेक्नोलॉजी, कम लागत में अच्छी खेती करें, और जो है छोटे छोटे लघु उद्योग लगाएं। दाल बनाने की छोटी मशीनें आ रही हैं, दाल बनाएं, पापड़ बनाएं, बड़ी बनाएं। खेती से जो उत्पाद मिल रहा है उसको उपयोग करें, यूटिलाइज करें। दलिया बनाएं, आटा बनाएं, पैकिंग करें, अपना ब्रांड आगे बढ़ाएं। साथ ही मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। बकरी पालन से इतना इनकम है हमारे यहाँ। कुछ लोग जो छोटे थे, कम खेती है, वो बकरी पालन भी कर रहे हैं साहब। बकरी पालन से बहुत लाभ ले रहे हैं किसान भाइयों। ये खुरई जो सागर बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, कितने अच्छे विचार हैं ठाकुर साहब के। खेती के साथ साथ अनेक सह व्यवसाय के रूप में आप कर सकते हैं। मेहता जी, सच मानो आपने हमारे किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले नौजवानों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और कृषि दर्शन परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। ठाकुर साहब, आप इतनी दूर से हमारे कार्यक्रम में आए, आपने भी अमूल्य बातें हमारे किसान भाइयों को बताई। आप जैसे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे किसान, खाद्य सुरक्षा की ताकत। कृषि क्षेत्र के लिए 6 प्राथमिकताओं पर जोर। 5 साल में दोगुना करें उद्यानिकी उत्पादन। 93% खरीफ बुआई पूरी। प्रदेश में सामान्य से 20% अधिक बारिश। और अब खबरें विस्तार से। छोटे किसान, खाद्य सुरक्षा की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि खाद्य और कृषि के बारे में हमारी परंपराएं और अनुभव हमारे देश जितना ही प्राचीन है। भारत की कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत में आज भी हम 6 ऋतुओं को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं। हमारे पास 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, सभी की अपनी विशेषता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजिटल सर्वे के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। हम कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए 6 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, किसानों को फसल का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को उपयुक्त राहत राशि देना और कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती शामिल है। राज्यसभा में कृषि मंत्रालय के कामकाज से जुड़ी चर्चा पर जवाब देते हुए श्री चौहान ने कहा कि केंद्र किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य के साथ साथ यूरिया और डीएपी उर्वरकों को अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी में लगे उद्यमी तथा किसान अपनी गतिविधियों और उत्पादन क्षमता को अगले 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें हर संभव वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के साथ सभी ऋतुओं का लाभ उपलब्ध होने से खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवश्यक उद्यानिकी
तथा अन्य गतिविधियों के लिए मध्य प्रदेश उपयुक्त है। प्रदेश में मानसूनी बारिश की सक्रियता बढ़ते ही खरीफ की फसलों की बुआई में तेजी आई है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार 93% खरीफ बुआई पूरी हो चुकी है। अभी तक 139 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो समान अवधि में पिछले साल की बुआई से 138 लाख हेक्टेयर से 1 लाख हेक्टेयर अधिक है। चालू खरीफ सीजन में 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई प्रस्तावित है। इस वर्ष दलहनी फसलों की बुआई पिछले साल की तुलना में कम हुई है, जबकि तिलहनी फसलों की बुआई बढ़ी है। सोयाबीन की बुआई सबसे अधिक 54 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल की बुआई 53 लाख हेक्टेयर में अधिक है। धान की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 35 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 30 लाख हेक्टेयर में हुई है। मक्का की बुआई 20 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो समान अवधि में पिछले साल की बुआई से 17 लाख हेक्टेयर अधिक है। ज्वार की बुआई पिछले साल से 1 लाख हेक्टेयर में हुई है। बाजरा पिछले साल से अधिक 3.5 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। प्रमुख दलहनी फसल अरहर की बुआई 4 लाख हेक्टेयर में की गई है। उड़द 9.5 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। पिछले साल समान अवधि में 13.5 लाख हेक्टेयर में उड़द बोया गया था। मूंगफली की बुआई 6 लाख हेक्टेयर में हुई है। तिल की बुआई 3 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल की बुआई 4 लाख हेक्टेयर से कम है। कपास की बुआई 6 लाख हेक्टेयर में की गई है। वर्तमान में खरीफ फसलों की स्थिति बेहतर है। धान उत्पादक क्षेत्रों में धान रोपाई का काम तेजी से किया जा रहा है। पिछले सप्ताह प्रदेश भर में जमकर बारिश हुई। अभी भी मानसून कई जिलों में सक्रिय है। मानसूनी बारिश के 2 माह बीतने के बाद मध्य प्रदेश में सामान्य से 20% अधिक बारिश हो चुकी है। मात्र रीवा ऐसा अकेला जिला है जहां सामान्य से 37% कम बारिश हुई है। पिछले हफ्ते कम बारिश वाले जिलों में संख्या 6 थी, जो अब घटकर 1 रह गई है। श्योपुर अकेला ऐसा जिला है जहां शुरू से ही अधिक बारिश हो रही है। अब तक श्योपुर में सामान्य से 63% अधिक पानी गिर चुका है। मौसम विभाग भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से 4 अगस्त 2024 तक प्रदेश में 593 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सामान्य बारिश 495 मिलीमीटर से 20% अधिक है। प्रदेश के 22 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाई, अभी आपने देखा कि हमारे किसान भाई भी खेती के साथ साथ अन्य कार्य करें, जैसे मशीन खरीदें, स्वयं की खेती बाड़ी करें। इससे क्या होगा कि समय और धन की बचत होगी आपकी। दूसरी, आपके गांव में जिन किसान भाइयों के पास मशीनें नहीं हैं, उनको आप सुविधा उपलब्ध कराएं। इससे भी आपको आमदनी होगी और फ़ायदा होगा। ऐसे उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग से सही में ही कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। किसान भाइयों, तो आप इनको अपनाएं। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।